हथियारों की कमी की खबर आ रही है। पुतिन अब अपने उन पुरानी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन मिसाइलों से न्यूक्लियर वॉरहेड हटाए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने महायुद्ध में अब तक रूस की 1/4 हथियारों का जखीरा खत्म कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तो यही वजह है कि पुतिन को अब ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों से हथियार मांगने पड़ रहे हैं। ईरान ने रूस को 1000 जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें देने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया भी रूस को मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है और इस बीच पुतिन के एक संभावित फैसले से रूस में खलबली मच गई है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए क्या है पुतिन का यह संभावित फैसला। पुतिन के दुश्मन नंबर 2 के हेलीकॉप्टर्स का जलवा है। हवा में दंडनाता हुआ लयबद्ध होकर योद्धा यूक्रेन के रण क्षेत्र में उतरने के लिए रेडी है। ज़ेलेंस्की को यह नया हथियार ब्रिटेन से गिफ्ट मिला है। अंधकार में डूबे यूक्रेन के लिए ये हेलीकॉप्टर्स रोशनी की तरह है जो पुतिन की आंखों के आगे कुछ पल के लिए ही सही अंधेरा फैला दे। जरा सोचिए, ये ब्रिटेन में रिटायर हो चुके हेलीकॉप्टर्स अब यूक्रेन पहुंचने वाले हैं और ऐसे ही हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की खेरसोन पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं और खेरसोन की क्या 55% हारे यूक्रेन पर ज़ेलेंस्की दोबारा विजय प्राप्त कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की 2014 में जीते पुतिन के क्राइमिया तक मार करने में सक्षम है। ज़ेलेंस्की के पास क्या कोई वॉर वाली मैजिक स्टिक है? जी नहीं, ज़ेलेंस्की के पास ब्रिटेन जैसा दोस्त है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कीव पहुंचे थे। ऐलान किया था ब्रिटेन यूक्रेन को 50 मिलियन पाउंड का रक्षा पैकेज देगा। इनमें 125 एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें और ड्रोन रोधी तकनीक भी शामिल है। इसके अलावा यूक्रेन को दर्जनों रडार और एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता की भी सप्लाई की जाएगी। इसके पहले इसी महीने ब्रिटेन ने यूक्रेन को 1000 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने का ऐलान किया है। और इस वक्त आसमान में जिस सी किंग हेलीकॉप्टर के बेड़े को आप देख रहे हैं उसका काम है रेस्क्यू करना। युद्ध में दुश्मन को मारना जितना जरूरी होता है उससे कम जरूरी नहीं होता अपनी सेना को बचाना। सी किंग यही काम करने यूक्रेन आ रहा है। ज़ेलेंस्की को मिल रही इस विदेशी मदद के चलते क्रेमलिन में पुतिन के दिन का चैन और रात का आराम हराम हो चुका है। हार पर हार के हाहाकार ने पुतिन को ज़ेलेंस्की के खिलाफ नए प्लान पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए पुतिन वो सब कर रहे हैं जिसे कभी न कभी करने को कहा जाता है। जैसे पश्चिमी मीडिया में खबर सुर्खियां बटोर रही है कि पुतिन रूस में मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ को या तो पूरे रूस में या रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक ही रखा जा सकता है। इस खबर की कतई पुष्टि नहीं की जा सकती जब तक कि रूस की सरकार की ओर से मार्शल लॉ या ऐसे किसी नियम का ऐलान हो जाए। पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, दुनिया भर के एक्सपर्ट ये समझने के लिए स्टडी और रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मान भी लीजिए कि पुतिन अगर रूस में मार्शल लॉ लागू करते हैं तो पहला सवाल कि मार्शल लॉ लागू करने की पुतिन क्यों सोच रहे हैं? मार्शल लॉ लागू क्यों किया जाएगा? क्या पुतिन यूक्रेन वॉर से उबरने के लिए मार्शल लॉ लागू करने की जरूरत समझते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पुतिन यूक्रेन मोर्चे पर हार रहे हैं? खेरसोन हाथ से जाने के बाद यूक्रेन पर हमले इसकी गवाही दे रहे हैं। पुतिन पहले से और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। रूस की मिसाइलों का मुंह यूक्रेन की ओर खोल दिया है। यूक्रेन में कुदरत के कहर वाली सर्दी शुरू हो चुकी है और पुतिन के गोले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। पुतिन के मार्शल लॉ लगाने के पीछे माना जा रहा है
कि मूल मकसद है सेना की भर्ती करना। कहा जा रहा है कि पुतिन 20 लाख की सेना तैयार करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। इसमें करीब 3 लाख महिलाओं की भर्ती होगी। हालांकि पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ऐसी किसी भी होने वाली घोषणा से इनकार कर दिया है। दलील दी जा रही है कि पुतिन जैसे ही 20 लाख की भर्ती का ऐलान करेंगे, रूस के भीतर कुछ गड़बड़ी भी फैल सकती है। इसके अलावा पुतिन ने जब 3 लाख सैनिकों की भर्ती की थी, तब भी रूस के कई शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई थी। इन दोनों कारणों के चलते पुतिन सेना की भर्ती के दौरान मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं। पुतिन का पूरे रूस में या देश के कुछ शहरों में मार्शल लॉ लगाने का प्लान अब तक कहां पहुंचा है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन आपको भी रूस में मार्शल लॉ अगर लगता है तो क्या होगा, ये जरूर जानना चाहिए। मार्शल लॉ का मतलब है जहां भी ये लागू होता है, वहां की शासन व्यवस्था सीधे सेना के हाथों में आ जाती है। इसे सैनिक कानून या फिर आर्मी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पर मार्शल लॉ लागू होता है तो वहां उस देश या क्षेत्र से नागरिक कानून समाप्त हो जाते हैं। ये कानून लागू होते ही सेना को कई तरह के अधिकार मिल जाते हैं। सेना को कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। मार्शल लॉ के खिलाफ बोलने वालों की तुरंत गिरफ्तारी का अधिकार भी सेना के पास होता है। मार्शल लॉ के दौरान सेना ही अदालत का भी काम करती है। पश्चिमी मीडिया रूस में मार्शल लॉ लगने जैसी अफवाह आशंका क्यों जाहिर कर रही है? इसके पीछे दलील दी जा रही है कि पुतिन यूक्रेन में बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में कहा जा रहा है कि पुतिन सैनिक और साजो सामान दोनों की कमी से जूझ रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 फरवरी यानी युद्ध की शुरुआत से 24 नवंबर तक उसने पुतिन के 86,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। लिहाजा पुतिन को बड़े पैमाने पर रूस में सैनिक भर्ती अभियान चलाना होगा और इस हालत में रूस के नागरिकों का भड़कना तय दिख रहा है, क्योंकि रूस की हुकूमत पर भले ही पुतिन ने 100% पकड़ बना रखी हो, माना जा रहा है कि रूस के भीतर एक ऐसा वर्ग मौजूद है जो इस महायुद्ध के पुतिन के फैसले के खिलाफ है। पुतिन ने शनिवार को उन माताओं से मुलाकात की जिनके लाल पुतिन के ऑर्डर पर यूक्रेन मोर्चे पर तैनात हैं। Я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, и по телефону говорил напрямую с ребятами прям. Но во всяком случае я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки. सैनिकों की कमी के बाद पुतिन के सामने बड़ा मुद्दा है हथियारों की कमी का। पश्चिमी मीडिया में पुतिन के पास युद्ध में चलाने के लिए हथियारों की कमी की कई रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। कहा जा रहा है कि पुतिन अब अपने उन पुरानी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन मिसाइलों से न्यूक्लियर वॉर हेड हटाए जा चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के पास अब 650 के आसपास ही मिसाइलें बची हैं। ये सच है कि पुतिन के टैंकों को ज़ेलेंस्की ने अपनी जमीन पर कब्र बनाकर खड़ा कर दिया। यही वजह है कि पुतिन दूसरे देशों से हथियार आयात करने के लिए मजबूर दिख रहे हैं, क्योंकि रूस में हथियार प्रोडक्शन तेज होने के बावजूद रूस को और हथियार चाहिए। इसलिए ईरान ने यह मान लिया है कि वो पुतिन को 1000 शॉर्ट रेंज जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया भी पुतिन को मिसाइल सप्लाई कर रहा है। युद्ध के शुरू होने पर महज कुछ ही दिनों में खत्म हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब करीब 10 महीने होने चले और इसका अंत नजर नहीं आ रहा। क्रेमलिन इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसकी सेना को हारना पड़ा है। बीते कुछ हफ्तों के दौरान रूस की सेना के हाथों से वो इलाके निकल गए जिस पर उसने इस युद्ध के दौरान कब्जा किया था। सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिहाज से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आंशिक तौर पर लामबंदी की घोषणा की है, या कहें कि ये करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा, अन्यथा पुतिन ऐसा नहीं करते। इस बीच आर्थिक प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था को बदतर कर रहे हैं। पुतिन उस मोड़ पर खड़े हैं जहां रूस की इकोनॉमी के और गिरने से पहले यूक्रेन वॉर से उन्हें निकलना ही होगा।
पिछले कई सालों में क्रेमलिन ने पुतिन की इमेज मिस्टर स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व लाने वालों की तरफ पेश की है। पुतिन की कोशिश रही है कि रूस के लोग इस बात पर विश्वास करें कि जब तक कमान पुतिन के हाथ में है वो सुरक्षित है, लेकिन लंबी चली लड़ाई से रूस के नागरिक भी थक रहे हैं। वो अपनों को इस सर्दी के सितम में अपने घर में देखना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के मोर्चे पर लड़ रहे कई रूसी सैनिक इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इस युद्ध का रूस को जितना फायदा हो रहा है उससे कहीं ज्यादा घाटा हो रहा है। रूस की सेना ने ज़ेलेंस्की के कई फौजी ठिकानों को टारगेट बनाया। जो नई वीडियो सामने आई है उससे पता चलता है कि रूस की आर्टिलरी यूनिट ने यूक्रेन के मिलिट्री अड्डों पर बमबारी की है और इसमें यूक्रेन के कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखानों को नुकसान पहुंचा है। पुतिन के इन हमलों की बड़ी वजह यह है कि सर्दी आ गई है और इस वक्त यूक्रेन के कई इलाकों में बर्फ भी गिर चुकी है। रूस ने अब इस मौके का फायदा उठाने के लिए बमबारी तेज कर दी है। खेरसोन समेत कई इलाकों में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी मजबूरी का पता चलेगा, जिसका फायदा अब पुतिन उठाने जा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें जमी हुई हैं। ये तस्वीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, साथ ही यूक्रेन और रूस भी इन तस्वीरों से उठने वाले सवालों का जवाब तलाशने में लगा हुआ है कि 9 महीने से चली आ रही जंग अब कौन सी करवट लेगी। क्या ठंड में खत्म हो जाएगा युद्ध? क्या पुतिन कड़ाके की सर्दी का फायदा उठाएंगे? ठंड में लड़ते हुए कौन किस पर भारी पड़ेगा? आखिर यूक्रेन की ठंड में ऐसा क्या है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सर्दी में जंग खत्म हो जाएगी? 10 मिनट के इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस बात की चर्चा अब जोर क्यों पकड़ रही है कि ठंड में जंग का अंत हो जाएगा। लेकिन अंत को समझने से पहले जरूरी है कि आप जंग की शुरुआत को जानें। 24 फरवरी 2022 दिन गुरुवार। यही वो तारीख थी जब यूक्रेन की जमीन पर रूस ने पहली बार हमला किया था। पहले टैंक से गोले दागे, फिर मिसाइल से फायर किया, अपने एडवांस फाइटर प्लेन से ज़ेलेंस्की की जमीन पर बमबारी की। लेकिन यूक्रेन ने रूस की हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। यूक्रेन का दावा है कि जंग में उसने दुश्मन के करीब 18,000 हथियारों को तबाह कर दिया। इसमें टैंक भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, क्रूज मिसाइल भी है और ड्रोन भी है। फाइटर प्लेन के अलावा हेलीकॉप्टर के आंकड़े तो बहुत ज्यादा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन के 86,700 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे गए। लंबे खिंचते युद्ध और बड़ी तादाद में सैनिकों को होते नुकसान के बाद क्रेमलिन ने ईरान के ड्रोन को जंग के मैदान में उतारने का फैसला किया। पहले शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन से यूक्रेन के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया।
यूक्रेन की राजधानी कीव में शाहिद 136 के लगातार हमले हुए। इन हमलों में 50% से ज्यादा बिजली घर तबाह हो गए। नतीजा कीव में ब्लैकआउट, हर जगह अफरा तफरी, सड़क चौराहों पर भागते लोग, जान बचाने के लिए आड़ लेते दिखे लोग, शहर छोड़कर किसी दूसरे ठिकाने की तरफ बढ़ते हुए लोग। इन तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की हैरान हुए, परेशान हुए और फिर ऐसी तस्वीरें दिखाई जिसने मॉस्को से लेकर तेहरान तक बेचैनी वाला सायरन बजा दिया। यूक्रेन के शहरों में सबसे बड़ा खतरा बन चुका ये ड्रोन, जिसे पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन करार दिया गया, वो अब ज़ेलेंस्की के कदमों में पड़ा था। Вартовим нашого неба. Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на ловців ось таких шахедів. Лише на платформі United24 це 665 тисяч людей з 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки би і звідки би їх. रूस ने ईरान से जो ड्रोन लिया, यानी शाहिद 136, उसने पूरे यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की बाजी पलट दी थी। अब उसकी लाश ज़ेलेंस्की के कदमों पर पड़ी है और ज़ेलेंस्की एक बार फिर पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ललकार रहे हैं कि जितने हिटमैन रूस भेजेगा उनका यही हश्र होगा। ये पुतिन के हिटमैन को चुन चुन कर खत्म करने का खुल्लम खुल्ला वाला चैलेंज है। पुतिन ने भी ज़ेलेंस्की के चैलेंज को नाक की लड़ाई बना लिया। पुतिन अब सर्दी को हथियार बनाकर यूक्रेन को घुटने पर लाने का प्लान बना लिया है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के सभी एनर्जी सप्लाई चेन को बर्बाद कर दिया जाए, खासकर थर्मल पावर को, ताकि जमा देने वाली सर्दी में यूक्रेन के लोगों को दिक्कत हो, उन्हें पावर सप्लाई ना मिले। जाहिर है, जब बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी, तो वहां के लोग हीटर जैसे संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये तस्वीर राजधानी कीव की है। शहर पर शाहिद ड्रोन का कहर इस कदर बरसा कि पूरा कीव अंधेरे में डूब गया। बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। पानी की एक एक बूंद के लिए लंबी लंबी लाइन लगी है। बिजली को रिस्टोर करने का काम जारी है, लेकिन अभी भी 70% से ज्यादा हिस्सा शहर का बिना बिजली के ही रहने को मजबूर है। Відчуття. У перші дні війни, коли була небезпека, що сюди доберуться оці наші минулі друзі. Ну, а зараз це певні невеликі незручності. Ну, нічого, це ми переживемо. अब आपको खेरसॉन की तस्वीर दिखाते हैं। कुछ दिन पहले यूक्रेन के कब्जे में आए इस शहर पर रूस की मिसाइल फिर से कहर बनकर बरस रही है। नीप्रो नदी के पास बने इस शहर पर मॉस्को हर हाल में दोबारा कब्जा चाहता है। यही वजह है कि पुतिन ने हमले और तेज कर दिए हैं। अब लोगों के पास अपना सब कुछ छोड़कर यहां से पलायन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। खेरसॉन में अब पहले से ज्यादा मिसाइल हमले हो रहे हैं। रूस के रॉकेट बैटरी अब दोगुनी तैयारी के साथ अटैक कर रही है। Не было никаких ни обстрелов, ничего. А потом вот начался просто вот такой вот круглосуточный, как это называется, кошмарить. Они просто начали нас кошмарить, бить хаотично. Нет никаких ни целей, ни военных объектов, ничего, ни инфраструктуры, как говорится. Ничего, просто по жилым кварталам. Другого не выкинуть. Я не вижу другого. Буквально через 3-4 дня, как они вышли с Херсона, начались обстрелы. Последние 3 дня сильные обстрелы. Много погибших, пострадавших по центру города, по жилым домам, ну, по всему. यूक्रेन की मजबूरी, ज़ेलेंस्की के पीछे ना हटने की कसम और इन सब के बीच पुतिन की स्ट्रेटजी यही है कि यूक्रेन के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से इस तरह से मरहूम कर दिया जाए कि वो मॉस्को की शर्तों को मनवाने के लिए अपने ही नेता के खिलाफ बगावत कर दें। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ पुतिन वर्सेस ज़ेलेंस्की नहीं रह गई है। अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन और यूरोप के कई देश ने ज़ेलेंस्की का दामन थाम रखा है। एक पुतिन है जो ज़ेलेंस्की को बर्बाद कर देना चाहते हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय देश हैं जो ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं और लगातार मदद कर रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को 100 पावर जनरेटर देने का ऐलान किया है। वहीं ब्रिटेन ने $60 मिलियन की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया है।
जिससे कि यूक्रेन अपने लोगों को रूस की बमबारी से हुए नुकसान के बाद आने वाली परेशानी से बचा सके। ब्रिटेन ने जो नई मदद का ऐलान किया है उसमें 24 एम्बुलेंस के साथ 11 इमरजेंसी व्हीकल भी शामिल है। युद्ध के शुरू होने के बाद से ही पूरी दुनिया जानती थी कि सर्दी आ जाएगी तो यूक्रेन में सितम लाएगी और जो युद्ध में तबाही होगी उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। यूक्रेन में सर्दी कैसे पड़ती है इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे उससे जन्मी कठिनाइयां। क्योंकि सेना के सामने एक साथ तब दो दुश्मन खड़े होंगे, पहला एनिमी सोल्जर और दूसरा हॉरर विंटर।